चैप्टर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें हम लोग को पढ़ना है सेक्शन 16 to 21। 6 सेक्शन होता है टोटल, 16 to 21। और रूल जो पढ़ना है 10 रूल पढ़ना है, रूल 36 to रूल 45। अभी सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी, एलिजिबिलिटी क्या है लेने के लिए आईटीसी? सबसे पहला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, और वो जो आईटीसी गुड्स परचेज करके लाया हूँ वो बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। ITC will be available on goods and or services which are used or intended to be used in the course or furtherance of business. As per section 16 subsection 1, every registered person shall be entitled to input tax credit charge on inward supply of goods and or services. ITC will be available on goods and or services which are used or intended to be used in the course or furtherance of business. Condition for taking ITC. Conditions for taking ITC. Section 16(2). Section 16(2). Section 16(2). Condition for taking ITC. Registered person will be entitled to ITC on supply only if all the following 4 conditions are fulfilled. फॉलोइंग 4 कंडीशन फुलफिल करेगा तभी वो ITC ले सकता है। ये कंडीशन है सेक्शन 16(2) के अंदर लिखा हुआ है। इस पर अभी सेक्शन 16(2) में वो 4 कंडीशन किस में लिखा हुआ है? सेक्शन 16(2)A, सेक्शन 16(2)B, सेक्शन 16(2)C, सेक्शन 16(2)D और सेक्शन 16(2)A में जो लिखा हुआ है उसके साथ रूल 36(4) का 5% वाला लिमिट भी है। तो सेक्शन 16(2)A रीड विथ रूल 36 ऑफ CGST रूल 36 with of CGST rule. ITC can availed on the basis of the following documents. फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा तभी वो ITC कैन बी क्लेम्ड। इनवॉइस बाय नंबर 1, इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। इनवॉइस इशूड बाय रिसिपिएंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर। बिल ऑफ एंट्री अंडर कस्टम एक्ट। रिवाइज इनवॉइस। Documents issued by input service distributor. Invoice issued by supplier. Invoice issued by recipient in case of reverse charge. Debit note issued by supplier. Bill of entry. Revised invoice and document issued by ISD input service distributor. Documents on the basis of which ITC is being taken should have all the relevant particulars as prescribed in Rule 46 of CGST rule. If the said documents does not contain all the specified particulars but contain at least following 5 details, then input tax credit may be availed by such registered person. वो पाँच कौन सा डिटेल्स है? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, GSTIN ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, place of supply in case of interstate, place of supply in case of interstate, amount of tax charge, description of goods and services, total value of goods and or services, GSTIN of supplier and recipient, place of supply in case of interstate supply। का शॉर्टकट क्या बनाया हूँ? टोटल GST पेड। टोटल मतलब टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ। GST मतलब GSTIN ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट। P मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। A मतलब अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। D मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। ये 5 चीज़ मिनिमम बिल में होना चाहिए। 5 चीज़ क्या है? टोटल GST पेड, PAD पेड, टोटल GST पेड, तो टोटल से टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ। GST से GSTIN ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट। P से प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। A से अमाउंट टैक्स चार्ज। D से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज B। 16(2)B द पर्सन टेकिंग ITC मस्ट हैव रिसीव द गुड्स और सर्विसेज। पहला कंडीशन क्या था? उसके पास इनवॉइस होना चाहिए, जो कि 5 कंडीशन मिनिमम था टोटल GST पेड वाला, PAD पेड वाला। अभी दूसरा क्या है? रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड। द person taking ITC must have received the goods and or services।
services under bill to ship to model. Goods are delivered to a third person on the direction of the registered person who purchased the goods from the supplier. It would be deemed that the registered person has received the goods. मतलब बिल टू शिप टू मॉडल में यह माना जाएगा कि जिसने बेचा था जिसको बेचा था उसके पास गुड्स पहुंच गया और वो आईटीसी ले सकता है. Person taking ITC must have received the goods and or services. As per section 16 subsection 2 clause C, GST should actually have been paid to government on the goods and or services for which ITC is being taken. मतलब टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए. As per section 16 subsection 2 clause D, registered person taking ITC must have filed his return under section 39. Registered person taking ITC must have filed his return under section 39. अभी फटाफट रिवाइज करता हूँ. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का ABCD जो कि 4 कंडीशन है आईटीसी लेने के लिए. आईटीसी लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 कंडीशन है. सेक्शन 16 2A, सेक्शन 16 2B, सेक्शन 16 2C, सेक्शन 16 2D. तो सबसे पहला सेक्शन 16 2A में क्या बोलता है? आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, इनवॉइस इशूड बाय रिसिपिएंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर, bill of entry under custom act or revised invoice, documents issued by input service distributor. Document does not contain all the specified particulars but contain at least the following 5 details. 5 details, then input tax credit may be availed by such registered person. वो 5 डिटेल क्या है? शॉर्टकट की क्या है? टोटल जीएसटी पेड, PAD पेड, टोटल जीएसटी पेड, टोटल से टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, जीएसटी से GSTIN ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, जी से टोटल जीएसटी हो गया. अभी PAD, P से हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, A से हो गया अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, और डी से हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, GSTIN of supplier and recipient, place of supply in case of interstate supply. Section 16 subsection 2 clause B, person taking ITC must have received the goods and or services. Bill to ship model. Under bill to ship model, goods are delivered to third party on the direction of the registered person who purchased the goods from the supplier. It would be deemed that the registered person has received the goods. Section 16 2C, GST should actually have been paid to government on the goods and or services for which ITC is being taken. Section 16 2D, registered person taking ITC must have filed his return under section 39. रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग आईटीसी जो आईटीसी ले रहा है मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 39. जो आईटीसी ले रहा है उसको 2 चीज़ करना पड़ेगा. सबसे पहला तो उसको जीएसटी शुड हैव बीन पेड टू गवर्नमेंट, उसको जीएसटी पेड करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑन द बेसिस एंड. और दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी शुड हैव बीन पेड टू गवर्नमेंट. ये कौन पेड करेगा? जिससे मैंने ख़रीदा हूँ वो जीएसटी पेड करा होना चाहिए. और मेरे लिए क्या है, मैं अगर आईटीसी ले रहा हूँ तो जिससे ख़रीदा हूँ वो जीएसटी पेड करेगा गवर्नमेंट को. और मेरे लिए कंडीशन क्या है? सेक्शन 16 2B और सेक्शन 16 2D. 2B और 2D मेरे लिए है जो मैं आईटीसी ले रहा हूँ. तो मेरे लिए क्या है? मस्ट हैव रिसीव गुड्स एंड और सर्विसेज. मेरे पास गुड्स आ जाना चाहिए और आईटीसी और मैं रिटर्न फाइल करा होना चाहिए, मैं रिटर्न फाइल किया होना चाहिए. पर्सन टेकिंग आईटीसी मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 39. ये मेरे लिए 2 कंडीशन है, B और D वाला. और जहाँ से परचेज किया हूँ वो गवर्नमेंट को टैक्स पेड करा रहना चाहिए. ये पूरा मिला के 3 कंडीशन हो गया. और एक प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए. 4 कंडीशन है सेक्शन 16 2A, B, C और D. अभी आता है रूल 36(4). रूल 36(4) क्या होता है? रूल 36(4) होता है रेस्ट्रिक्शन लगाता है आईटीसी लेने के लिए. रूल 36(4) क्या बोलता है? भैया मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ,
तुम ले नहीं सकते हो आईटीसी। आईटीसी लेने के लिए ये क्या अड़ंगा लगाया, रूल 36(4) क्या है अड़ंगा लगाने के लिए। 36(4) क्या बोलता है कि आईटीसी टू बी अवेयर्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1) इन द फॉर्म GSTR1, जिससे मैंने ख़रीदा वो अपने GSTR1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी या फिर IFF में, या फिर उसने अपने GSTR1 या फिर IFF में जो मैंने ख़रीदा हूँ उसका GSTR1 या IFF में उसने डिटेल नहीं डाला है, तो क्या शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1) इन फॉर्म GSTR1 और IFF। मतलब ये कि मैं 5% तक का प्रोविजनल क्रेडिट ले सकता हूँ। शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट, जितना मेरा एलिजिबल क्रेडिट है 100 रुपये का मैं एलिजिबल क्रेडिट हूँ और उसने इन्वॉइस नहीं अपलोड किया, तो मैं 100 रुपये का 5 रुपया का ही ITC ले सकता हूँ। जब वो इन्वॉइस अपलोड करेगा तब मैं लूँगा ITC। तो इसलिए शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज और डेबिट नोट डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1) इन फॉर्म GSTR1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास इनवॉइस है, 5 इनवॉइस है और पाँचों एलिजिबल क्रेडिट के लिए है। मेरे पास टोटल एलिजिबल क्रेडिट कितना है, 5 इनवॉइस का 100 रुपया है और एक इनवॉइस है जिसका मैं नहीं ले सकता हूँ। तो जो मेरे पास 5 इनवॉइस का 50 रुपया है उसका 5% मैं ITC ले सकता हूँ। एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1) इन फॉर्म GSTR1 और यूजिंग द IFF फैसिलिटी। क्लैरिफिकेशन ऑन रूल 36(4) रेस्ट्रिक्शन इन अवेलमेंट ऑफ ITC। जो 5% वाला कंडीशन है कि जो इनवॉइस अपलोड करेगा, जो इनवॉइस नहीं अपलोड किया है, जैसे मेरा 1 लाख का इनवॉइस नहीं अपलोड हुआ है तो मैं खाली जो इनवॉइस मेरा अपलोड नहीं हुआ है तो उसका 5% तक का प्रोविजनल क्रेडिट ले सकता हूँ। उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आया है। क्लैरिफिकेशन 5 पॉइंट का क्लैरिफिकेशन है। Clarification number 1. Restriction of availment of ITC is imposed only in respect of those invoices or debit note details of which are required to be furnished by the supplier under section 37(1) and which have not been furnished. But taxpayer may avail full ITC in respect of IGST paid on import, documents issued under RCM, credit received from ISD which are outside the ambit of section 37(1). जिसका रिटर्न 36(7)(1) में नहीं जाता उसका तो बात ही नहीं होता है कि इनवॉइस का अपलोड होगा तो मैं ITC लूँगा। और वो कौन सा है, इम्पोर्ट पे है, ISD का है और RCM का है। ये तीनों का इम्पोर्ट ISD और RCM IIR इम्पोर्ट ISD और RCM इसके इनवॉइसेज पे इनवॉइस तो GSTR1 में अपलोड ही नहीं होते हैं, तो मैं डायरेक्ट पूरा का पूरा 100% ITC ले सकता हूँ। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC इज इम्पोज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इनवॉइसेज और डेबिट नोट डिटेल्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1) एंड विच हैव नॉट बीन फर्निश, और जो कि वो उसने अपलोड नहीं किया है। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इज नॉट सप्लायर वाइज। क्रेडिट अवेलमेंट अंडर रूल 36(4) इज लिंक्ड टू टोटल एलिजिबल क्रेडिट फ्रॉम ऑल सप्लायर्स अगेंस्ट ऑल सप्लाईज हुज डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर। मतलब ये सप्लायर वाइज नहीं है, पूरा का पूरा ITC लेके बैठने का कितना नहीं इनवॉइस अपलोड हुआ है उसका 5% तक का ही ले सकते हैं जितना इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ है। कैलकुलेशन वुड बी बेस्ड ऑन ओनली दोज इनवॉइसेज विच आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर क्रेडिट एलिजिबल फॉर ITC। जो इनवॉइस एलिजिबल है ITC का उसी इनवॉइस का 5% लेना है और वो इनवॉइस अपलोड भी नहीं होना चाहिए। Amount of ITC in respect of the invoices or debit note whose details have not been furnished by the supplier shall not exceed 5% of eligible input tax credit available.
balance ITC may be claimed by taxpayer in any of the succeeding month, आने वाले मंथ में succeeding month, and if invoices are furnished by the supplier, अगर आने वाले मंथ में सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दिया तो मैं आईटीसी ले लूँगा। तो ये था रूल 36(4). रूल 36(4) पे 5 क्लेरिफिकेशन आएगा, 500 क्लेरिफिकेशन आया था, और ये रूल 36(4) था कि 5% तक का जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ है उसका 5% तक का प्रोविजनल बेसिस पे मैं आईटीसी ले सकता हूँ। एज पर फर्स्ट प्रोविजन टू 16 सबसेक्शन 2, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 16(2), फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 16(2) क्या बोलता है? गुड्स रिसीव इन लॉट्स। अगर मेरा कोई गुड्स आया, मेरा एक इनवॉइस है 100 रुपये का, लेकिन उसमें जो भी गुड्स है वो एक पार्ट आया, 2 पार्ट आया, 3 पार्ट आया, तो जब लास्ट वाला जो पार्ट आ जाएगा तब मैं इनवॉइस ले सकता हूँ। मतलब पूरा का पूरा गुड्स आ जाना चाहिए। तो उसी बारे में फर्स्ट प्रोविजो आया हुआ है, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 16(2). उसमें क्या बोलता है? गुड्स रिसीव इन लॉट्स, आईटीसी अवेलेबल ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। जब लास्ट लॉट आ जाएगा तभी मैं आईटीसी ले सकता हूँ। इन केस ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर एन इनवॉइस आर नॉट रिसीव इन अ सिंगल कंसाइनमेंट बट आर रिसीव लॉट्स इंस्टॉलमेंट, द आईटीसी can be taken only upon receipt of last lot or installment। जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट आएगा तब मैं आईटीसी ले सकता हूँ। सेकेंड प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो क्या था कि जब लास्ट लॉट आएगा तब मैं आईटीसी ले सकता हूँ। सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 रीड विथ रूल 37 of CGST rule। सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 to read with rule 37 of CGST rule। पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 days। सेकेंड प्रोविजो क्या बोलता है कि पेमेंट कर दिया होना चाहिए सप्लायर को विद इन 180 days। इफ़ द रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू पे टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज along with tax within 180 days। 180 days मतलब 6 महीना from the date of issue of invoice, then such credit available by the registered person would be added to his output tax liability of the month in which the said 180 days expired with applicable interest। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मैंने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, तो जैसे आज मेरा 180 डेज का आज 180 डेवा डेज है, तो ये वाला महीना जिसमें आ रहा है इसमें मैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने उतना पेड नहीं किया हुआ हूँ। जैसे 100 रुपया मुझे पे करना था जीएसटी के साथ और मैंने पेड नहीं किया, तो मैं आउटपुट लायबिलिटी में मैं ऐड कर दूंगा। मतलब मुझे पे करना है इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट टिल द डेट when it is added to the output liability and it is paid। However, subsequently when the payment is made to the supplier, the recipient will be entitled to re-avail the credit again without any time limit। In case of part payment has made, proportionate credit will be allowed। Payment for the invoice to be made within 180 days condition is not applicable for the reverse charge mechanism। मतलब second proviso to section 16(2) read with rule 37 of CGST rule 2017 is not applicable in case of reverse charge mechanism। अभी आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? इफ डिप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन जीएसटी कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स देन आईटीसी नॉट अलाउड। इफ डिप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन जीएसटी कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स देन आईटीसी नॉट अलाउड। Either depreciation on a GST component can be claimed under Income Tax Act 1961 और ITC of GST paid can be availed under GST law। मतलब जो मैंने कैपिटल गुड्स परचेज किया है उस पर चाहे मैं ITC ले लूँ और चाहे डिप्रिसिएशन ले लूँ वो टैक्स अमाउंट के ऊपर, तो एक ही चीज़ मिलेगा। या फिर इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन ले लूँ या फिर GST लॉ में ITC ले लूँ, दोनों चीज़ नहीं मिलेगा। ये क्या बोलता है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 बोलता है। अभी आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी ऑन इनवॉइसेज pertaining to financial year or debit note pertaining to financial year can be availed any time
time till the due date of filing of return for the month of September of succeeding financial year or actual date of filing of relevant annual return, whichever is earlier. Due date of filing of return for the month of September, due date of September month, or actual date of filing of annual return, actual date of filing of annual return, actual date of filing of annual return, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ September of the succeeding financial year, whichever is earlier. तो सेक्शन 16(4) क्या बोलता है? टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC. तो यहाँ पे हम लोग का पूरा सेक्शन 16 पूरा खत्म होता है. सेक्शन 16(1) में क्या था? एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग ITC. सेक्शन 16(2) में क्या था? 4 कंडीशन दिया हुआ था. सेक्शन 16(2)A, सेक्शन 16(2)B, सेक्शन 16(2)C, सेक्शन 16(2)D. 2A में क्या था? इनवॉइस के रिलेटेड था. 2B में क्या था? मस्ट हैव रिसीव द गुड्स. 2C में क्या था? जो सप्लायर है वो टैक्स पेमेंट कर दिया होना चाहिए. और 2D में क्या है? मैंने रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए. तो ये 4 कंडीशन हो गया. अभी सेक्शन 16(2) का फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है? गुड्स रिसीव इन लॉस्ट ITC अवेलेबल ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट. और सेकेंड प्रोविजो, सेक्शन 16(2) का सेकेंड प्रोविजो क्या बोलता है? पेमेंट फॉर इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज. और सेक्शन 16(3) क्या बोलता है? इफ डिप्रिसिएशन क्लेम ऑन GST कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स देन ITC नॉट अलाउड. और सेक्शन 16(4) क्या बोलता है? टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC. और टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC क्या है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर मंथ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर. हम लोग पढ़ेंगे रूल 86A और रूल 86B. रूल 86A क्या बोलता है? कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. और रूल 86B क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो रूल 86A कंडीशन लगाता है कि ये रहेगा तो मैं तेरा क्रेडिट ब्लॉक कर दूंगा. और रूल 86B क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्शन लगाता है. रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. जो मैंने एक्चुअल में परचेज किया और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो कर रहा है वो रूल 86A और रूल 86B रोक देता है. बोलता है नहीं यूज करने दूंगा. अच्छा, क्यों नहीं यूज करने देगा? तो रूल 86A क्या लगाता है? कंडीशन लगाता है. कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर are not below the rank of assistant commissioner are having reason to believe that, उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए. रीजन टू बिलीव दैट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज़ बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल. उसको क्या रीजन टू बिलीव क्या है? कि हैज़ बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल. तो अभी वो क्या करेगा? क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज़ बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस इनवॉइस के बेस पे स्ट्रेंथ ऑफ इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब अंडर रूल 36 issued by registered person who has been found non-existent or not to conducting any business from any place for which registration has been obtained or without receipt of goods or services or both. Or credit of input tax has been availed on the strength of tax invoice or debit note or any other document prescribed under Rule 36 in respect of any supply the tax charge in respect of which has not been paid to the government, or registered person availing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained, or registered person availing any credit of input tax is not in possession of tax invoice or debit note or any other document prescribed under Rule 36
6 for reason to record in writing not allow debit of amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of liability under section 49 or claim of any refund and of any unutilized amount। मतलब ये कि वो उसको अगर रीजन टू बिलीव है कि भैया ये फ्रॉडुलेंट अवेल किया है आईटीसी या फिर ये इनएलिजिबल है, तो वो क्या करेगा, रोक देगा। और रोक देगा, किससे रोक देगा, मतलब घटाने से रोक देगा। जो आउटपुट लायबिलिटी है उसको घटा नहीं सकते हो, या फिर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, या फिर रिफ़ंड नहीं कर सकते हो। आईटीसी जो मेरा अमाउंट पड़ा हुआ है मैं उसको रिफ़ंड भी नहीं ले सकता हूँ, और लायबिलिटी मैं कम भी नहीं कर सकता हूँ आईटीसी से। तो ये कमिश्नर को अगर रीजन टू बिलीव है तो वो क्या करेगा, रोक देगा। कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर अंडर रूल 86A(1) may upon being satisfied that condition for disallowing debit of electronic credit ledger as above no longer exist allow such debit। मतलब वो क्या बोलेगा कि जो मुझे रीजन टू बिलीव था वो अगर उसे नहीं लगा तो फिर वो क्या करेगा, अलाउ कर देगा। रेस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन। मतलब क्या बोला, जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है वो 1 ईयर तक का ही रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर के बाद वो हट जाएगा रिस्ट्रिक्शन, 1 साल तक ही रिस्ट्रिक्शन रहेगा। रिस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रिस्ट्रिक्शन। मतलब जिस दिन वो रिस्ट्रिक्शन लगाया कि भैया मेरे को रीजन टू बिलीव है कि ये फ्रॉडुलेंटली आईटीसी लिया है, तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, और वो रिस्ट्रिक्शन 1 साल तक का ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो रूल 86A में कंडीशन दिया हुआ है कि क्या क्या कंडीशन रहेगा तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और रूल 86B में क्या है, रूल 86A में क्या दिया है, कंडीशन लगाया है। और रूल 86B रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। रूल 86B में रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। और रूल 86A में क्या है, कंडीशन है रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला कि रूल 86A का कंडीशन पूरा होएगा तो रूल 86B में वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। अभी रूल 86B रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अच्छा, रूल 86B बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी 2021 में आया है, इसको ध्यान से पढ़ना है। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज the amount of available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability। output tax in excess of 99% of टैक्स लाइबिलिटी, मतलब ये क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि जैसे मेरे को 100% लाइबिलिटी आ रहा है और मेरा आईटीसी के अमाउंट में समझो 100 रुपये ही पड़ा है, तो मैं 100 रुपये में से 100 रुपये घटा सकता हूँ, लेकिन ये घटाने नहीं देगा। ये रूल 86B रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि भैया तुम 99% ही यूज कर सकते हो, 99 रुपया ही यूज कर सकते हो आईटीसी के अमाउंट में से, 1 रुपया तुम्हें अपने जेब से पेमेंट करना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है, in case where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply, value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in the month exceeds rupees 50 lakh in month exceeds rupees 50 lakh। तो जिसका 50 लाख वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ एक्सीड्स रुपीज़ 50 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 86B है, ध्यान से सुनो, ये इस बार के एग्जाम में आ सकता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability in case where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in the month exceeds rupees 50 lakh। अगर 50 लाख से ज़्यादा रुपया तो वहाँ टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, जैसे कि 50 लाख एक्सीड्स रुपीज़ 50 लाख,
मैंने 50 लाख 1 रुपया का मैंने सेल किया, तो मुझे 50 लाख 1 रुपया का अगर मेरा क्रेडिट भी है तो मैं पूरा 50 लाख 1 रुपया क्रेडिट नहीं ले सकता। रूल 86 भी मेरे को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। रूल 86 बोल रहा है कि भैया 99% ही दे सकते हो, तो 50 लाख 1 रुपया का 99% ही मैं ITC यूज कर सकता हूँ और बाकी का 1% मुझे कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। प्रोवाइडेड दैट द सेड रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई in the following 5 cases। इन द फॉलोइंग 5 केसेज ये 99% वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। कौन कौन से केसेस में, अभी वो देखते हैं। 5 केस है जिसमें 99% का ITC वाला रूल नहीं लगेगा, रूल 86B का। provided that rule 86B restriction not rule 80B restrictions shall not apply where नंबर 1 पर्सन और प्रोप्राइटर और कर्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ इट्स 2 पार्टनर होल टाइम डायरेक्टर मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी have paid more than ₹1 lakh as income tax under Income Tax Act 1961 in each of the last 2 financial year or which the time for which the time limit to file the return of income under section 139(1) of the इनकम टैक्स एक्ट हैज़ एक्सपायर्ड। मतलब ये कि पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होना चाहिए। कितना पेमेंट किया होना चाहिए इनकम टैक्स में? ₹1 लाख, मोर देन ₹1 लाख होना चाहिए। मोर देन ₹1 लाख। वापस से सुनो, कंडीशन नंबर 1 क्या है? नहीं, नॉट एप्लीकेबल टू वेयर, किसको एप्लीकेबल नहीं है उसमें। नंबर 1 क्या है? पर्सन और प्रोप्राइटर और कर्ता मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑफ इट्स 2 पार्टनर्स होल टाइम डायरेक्टर मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैव पेड मोर देन ₹1 लाख एज इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 in each of the last 2 financial year। अभी 2 क्या है? नंबर 2 जिसको एप्लीकेबल नहीं है रूल 86B। रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव अ रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन ₹1 lakh in the preceding financial year on account of utilized input tax credit under first proviso to section 54(3)(I) अंडर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 54(3)(I) क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब उसको मोर देन ₹1 लाख रिफंड मिल चुका है। किसको? जो जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा है और उसको मोर देन 1 लाख अगर रिफंड मिल चुका है तो वो अपना ITC यूटिलाइज कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव अ रिफंड। थर्ड पर्सन जिसको रूल 86B एप्लीकेबल नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव अ रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन ₹1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 54(3)(I) दैट इज 3II। वो क्या है? वो केसेज ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि ITC ज़्यादा है और आउटपुट पे रेट कम है, तो उसमें क्या आएगा? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आएगा। तो उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में भी उसको मोर देन ₹1 लाख रिफंड मिल चुका है, फिर उसको 86B का रिस्ट्रिक्शन 99% एंड आउटपुट टैक्स वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला 3 में क्या है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया पहला में क्या है? इनकम टैक्स 1 लाख रुपया मोर देन ₹1 लाख ऑफ इनकम टैक्स। दूसरे में क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले ने रिफंड ले लिया है मोर देन ₹1 लाख। और तीसरे में क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले ने मोर देन ₹1 लाख का रिफंड ले लिया है।
अभी चौथा क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी cumulatively up to the said month in the current financial year. Up to the said month in the current financial year, registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total 1% of the total tax liability cumulatively up to the said month in the current financial year. वो current financial year में 1% of the total output tax liability पहले पे कर चुका है वो कैश में. Registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability cumulatively up to the said month in the current financial year. और नंबर 5 क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टेचुटरी बॉडी. ये 4 लोग हैं तो फिर 99% वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा. कौन से 4 लोग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टेचुटरी बॉडी. तो सेक्शन रूल 86B रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसका वापस से देखो, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी in case where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds rupees 50 lakh. 50 लाख से ज़्यादा होगा तो ही ये रूल 86 भी लगेगा. अच्छा, प्रोवाइडेड दैट द साइड रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग 5 पर्सन्स. 5 पर्सन्स कौन कौन है, जिसने इनकम टैक्स 1 लाख से ज़्यादा भर दिया है, जिसने रिफंड ले लिया है और वो पर्सन कौन है, जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में उसने 1 लाख से ज़्यादा रिफंड ले लिया है. और तीसरा कौन है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले ने 1 लाख से ज़्यादा रिफंड ले लिया है. और चौथा कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फ्रॉम एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी cumulatively up to the said month in the current financial year. और पांचवा कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी या फिर स्टेचुटरी बॉडी. कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर in this behalf may remove restriction after verification or safeguards as the case may be, as he may deem fit. उसको अगर अच्छा लगता है कि हाँ आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सेफगार्ड एज ही मे डीम फिट, उसको सही लगता है तो फिर वो अलाउ कर देगा कि हाँ चलो ठीक है 99% से ज़्यादा 100% तुम RTC ले सकते हो. लेकिन कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, इसको सही लगना चाहिए, डीम फिट होना चाहिए वो. तो ये था अपना रूल 86B, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लो, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट मतलब इनएलिजिबल क्रेडिट. ब्लॉक क्रेडिट मतलब इनएलिजिबल क्रेडिट. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट मतलब इनएलिजिबल क्रेडिट. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट में हम लोग को कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ए से लेके आई तक दिया हुआ है, ए से लेके आई तक. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ABCDEFGHI तक का दिया हुआ है. और ऊपर से ए में AA मतलब ए में 3 है. ए में 3 क्या है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5AA, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5AB, फिर जाके बी स्टार्ट है, BCDEFGHI. टोटल 9 पॉइंट्स है ब्लॉक क्रेडिट में. अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में टोटल 9 ब्लॉक क्रेडिट है. अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट में टोटल 9 ब्लॉक क्रेडिट दिया हुआ है, 9. सबसे पहला सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A
सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5AA। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A में बोलता है मोटर व्हीकल, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल ए में बोलता है, और डबल ए में बोलता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 डबल ए में बोलता है आईटीसी ऑन व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। व्हीकल जहाज और जहाज किस में बोलता है? डबल ए में, जहाज और जहाज। आईटीसी ऑन वेसल्स एंड मोटर एयरक्राफ्ट, आईटीसी ऑन वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट किस में बोलता है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 डबल ए में बोलता है जहाज और जहाज, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। अभी आता है आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A में। आईटीसी ऑन जीएसटी पेड ऑन मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। डिजाइन किसके लिए किया गया है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, पैसेंजर नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन्स। नॉट मोर देन 13 पर्सन्स है तो वो ब्लॉक क्रेडिट है, उसका क्रेडिट ले नहीं सकते हो। अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A में ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा मोटर व्हीकल के केस में। अगर 13%, नॉट मोर देन 13%, मतलब अप टू, अगर 13% तक का कोई भी मोटर व्हीकल है, अप टू 13 पर्सन्स का सीटिंग कैपेसिटी है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। कभी भी अगर 13 सीटिंग कैपेसिटी काउंट करते हैं तो इंक्लूडिंग ड्राइवर करते हैं। शैल नॉट अलाउड, ITC shall not allowed even if such vehicle are used in the course or furtherance of business। मतलब उसको भले ही तुम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो मोटर व्हीकल, तो भी अगर अप टू 13% तक का है तो उसका ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा, उस पर कोई भी ITC नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट व्हेन मोटर व्हीकल आर यूज फॉर मेकिंग द फॉलोइंग 3 टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब तीन चीज़ के केस में अलाउ है कि हाँ आईटीसी ले सकते हो भले ही मोटर व्हीकल है, बाकी अप टू 13% तक का तो अलाउ ही नहीं है। अच्छा, वो 3 चीज़ क्या है जिस पे जो टैक्सेबल सप्लाई है और आईटीसी अलाउ है भले ही वो मोटर व्हीकल है? तो पहला है फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब ऐसा बिजनेसमैन जो कि मोटर व्हीकल का ही सप्लाई कर रहा है, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल। या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मेरा काम है ट्रांसपोर्ट करने का, मैं क्या किया हूँ, गाड़ी लिया हूँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स करने के लिए। और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग मोटर व्हीकल, मेरा स्कूल है मोटर व्हीकल ड्राइविंग का, तो मैं इम्पार्ट करता हूँ। इम्पार्टिंग मतलब देना, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग मोटर व्हीकल। तो 3 चीज़ है, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। ITC of GST paid on motor vehicle designed for transportation of person having approved seating capacity more than 13 persons including driver shall be allowed if such vehicle are used in the course or furtherance of business। ITC of GST paid on motor vehicle designed for transportation of goods shall be allowed if such vehicles are used in the course or furtherance of business। ITC of GST paid on dumpers, work trucks, forklift truck and other special purpose vehicle shall be allowed if these are used in the course or furtherance of business। तो यहाँ पे मेरा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A में क्या आता है? ITC ऑन मोटर व्हीकल, जो कि ब्लॉक क्रेडिट है, लेकिन अप टू 13% अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन्स है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो ITC शैल नॉट बी अलाउड इवन इफ सच व्हीकल आर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट व्हेन मोटर व्हीकल आर यूज फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। अगर फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज देने में अगर यूज कर रहे हैं मोटर व्हीकल तो अलाउ है। फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। अच्छा,
और किस में अलाउ है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर तो भी अलाउ है। आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो भी अलाउ है। आईटीसी ऑफ जीएसटी ऑन डंपर्स वर्क्स ट्रक्स फोर्क लिफ्ट ट्रक एंड अदर स्पेशल पर्पज व्हीकल शैल अलाउ। अभी आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 AA आईटीसी ऑन वेसल एंड एयरक्राफ्ट जहाज 17 5 AA ब्लॉक क्रेडिट में। आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन वेसल एंड एयरक्राफ्ट शैल नॉट बी अलाउड even if such vessel and aircrafts are used in the course or furtherance of business। मतलब वेसल एंड एयरक्राफ्ट पे आईटीसी अलाउ ही नहीं है, वेसल एंड एयरक्राफ्ट का आईटीसी नहीं अलाउ है। इवन इफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट आर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी क्या बोलते हैं, अगर लेकिन फॉलोइंग केसेज में अलाउ है, अगर वेसल एंड एयरक्राफ्ट यूज्ड, अगर वेसल एंड when vessel and aircraft used for the transportation of goods कर रहे हैं वेसल एंड एयरक्राफ्ट से। मैंने वेसल एंड एयरक्राफ्ट खरीदा और उससे मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा हूँ तो आईटीसी अलाउड है। एंड फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दुकान ही है वेसल एंड एयरक्राफ्ट का सेल और परचेज करने का, तो मुझे अलाउ है। फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट करने का, मैंने खरीद के उसको अपने लिए या फिर बिजनेस में नहीं यूज कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का ही मेरा बिजनेस है। तो मैं वेसल एंड एयरक्राफ्ट खरीदा और मेरा बिजनेस ही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का, तो मुझे अलाउ है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल्स, मेरा काम ही है, मैं वेसल एंड एयरक्राफ्ट चलाने सिखाता हूँ। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेशन सच वेसल, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, मेरे पास इम्पार्टिंग ट्रेनिंग करने का नेविगेशन मतलब जहाज, पानी वाला जहाज चलाने का मेरे पास स्कूल है, मैं पानी चलाने वाला स्कूल चलवाता हूँ, सिखाता हूँ। और एयरक्राफ्ट फ्लाई करना सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल है तो मुझे अलाउ है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो ट्रेनिंग देने वालों के लिए अलाउ है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वालों के लिए अलाउ है। और फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और एयरक्राफ्ट अलाउ है, और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी अलाउ है। अभी आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5AB और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5BI। अभी AB में क्या बोल रहा है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5AB में क्या बोल रहा है, आईटीसी ऑफ सर्विसेज यूज फॉर मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट। मैं 17(5) में क्या है, ब्लॉक क्रेडिट, मतलब कब क्रेडिट होने के बावजूद भी मैं नहीं ले सकता हूँ। तो अभी इसमें क्या बोला है, वेयर मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, where motor vehicle vessel or aircraft are not eligible for ITC then the following services related to, मतलब जब अगर मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, जब मोटर व्हीकल ही नहीं एलिजिबल है आईटीसी के लिए तो उसके रिलेटेड सर्विसेज भी नहीं एलिजिबल है आईटीसी के लिए। वो किस में बोला है, सेक्शन 17(5)AB और सेक्शन 17(5)B1 में बोला है ये चीज़। द फॉलोइंग सर्विसेज relating to such motor vehicle vessel or aircraft shall also be not eligible for ITC। तो वो 3 सर्विसेज है जो कि मोटर व्हीकल के रिलेटेड है। अगर मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट अगर नहीं अलाउ है तो ये तीनों सर्विसेज भी नहीं अलाउ होगी। आईटीसी ये तीनों सर्विसेज की भी आईटीसी नहीं अलाउ होगी। नंबर 1 जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। समझो मैंने जो सर्विसिंग, मैंने मोटर कार लिया है बिजनेस के लिए, अब मोटर कार का मैंने रिपेयरिंग करवाया और मैंने जीएसटी दिया, तो वो जीएसटी का मैं आईटीसी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट में आता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5AB और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5B1 में आता है। तो जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड लीजिंग रेंटिंग और
hiring of motor vehicle, vessel or aircraft, general insurance, servicing, repairing and maintenance, and leasing, renting or hiring of motor vehicle, vessel or aircraft. In case where motor vehicle, vessel or aircraft are eligible for ITC, then general insurance, service, repair and maintenance, and leasing, renting or hiring of motor vehicle, vessel or aircraft services will also be eligible for ITC. ये क्या बोला है कि अगर मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट अगर उसका आईटीसी नहीं मिलता है तो जो भी ये 3 सर्विसेज कराएंगे तो उसके सर्विसेज पे भी नहीं मिलेगा। अगर वो तीनों एलिजिबल है तो फिर इसके सर्विसेज भी एलिजिबल हो जाएगा। बट वेयर जनरल इंश्योरेंस एंड सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज आर अवेलेबल बाय where general insurance service and servicing, repair and maintenance service are availed by manufacturer of motor vehicle, vessel or aircraft in respect of motor vehicle, vessel or aircraft manufactured by such person, or insurer in respect of motor vehicle, vessel or aircraft insured or reinsured by such person, then these two service will be eligible for ITC। मतलब ये कि जनरल इंश्योरेंस वाला है या फिर सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लिया है मैंने, और इसका ITC कौन ले सकता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल या फिर इंश्योरेंस वाले और मैन्युफैक्चरर वाले ले सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस ही वही है। अच्छा, ITC of GST paid on any part and component of motor vehicle, vessel or aircraft shall not be available if motor vehicle, vessel or aircraft are not eligible for ITC। मतलब ये कि अगर मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट जब वही इनएलिजिबल है फ्रॉम ITC अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5A या फिर अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5AA, अगर मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट ही नहीं एलिजिबल है ITC के लिए तो फिर ये कैसे एलिजिबल हो जाएगा? उसका जो पार्ट कंपोनेंट खरीदेंगे तो उसके पार्ट और कंपोनेंट भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। अभी आता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5B। हम लोग ने 3 सेक्शन पढ़ चुका है ब्लॉक क्रेडिट में। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5A, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5BB, सेक्शन 16 सब सेक्शन 5AB एंड 17 सब सेक्शन 5B1। अभी आता है तेरा सेक्शन 17 सब सेक्शन 5B। अभी ब्लॉक क्रेडिट में और क्या क्या आता है जिसका क्रेडिट ब्लॉक है? फूड एंड बेवरेजेज, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल और एयरक्राफ्ट सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस except when element of taxable composite or mixed supply or inward supply of these is used for making outward taxable supply supply of same category। इसमें क्या क्या आता है? फूड एंड बेवरेजेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट्स, ये सब का ITC नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, टोटल 8 है जिसका ITC नहीं मिलेगा। लेकिन except when inward supply of these is used for making outward taxable supply of the same category। मतलब मैं उसी बिजनेस में हूँ, मेरा वही इनवर्ड सप्लाई है और मैं वही आउटवर्ड सप्लाई करता हूँ तो फिर ITC अवेलेबल है। और एज एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ITC shall not be allowed on supply of following goods or services or both: membership of club health and fitness center, इसका ITC नहीं मिलेगा। membership of club health and fitness center, travel benefit to employees on vacation such as long LTC or home travel concession,
लीव ट्रेवल कंसेशन और होम ट्रेवल कंसेशन। ट्रेवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ ऑन वेकेशन सच एज LTC और होम ट्रेवल कंसेशन, तो इसका भी ITC नॉट अवेलेबल। 17(5)(b) एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ITC शैल नॉट बी अलाउड ऑन सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicle, vessel or aircraft, life insurance and health insurance, except when inward supply of these is used for making outward taxable supply of same category or as element of taxable composite or mixed supply. Membership of club health and fitness center, travel benefit to employees on vacation such as leave travel concession या फिर home travel concession. Note: ITC of GST paid on purchase of goods or services or both covered above points and shall be available where it is obligatory for employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force, where it is obligatory for employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force। मतलब ये कंपलसरी है अगर membership fees of club, health, fitness center, travel benefit of employees on vacation such as leave travel concession, home travel concession, अगर ये सब कंपलसरी है, जो भी बाकी के ऊपर फूड, बेवरेजेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, अगर ये सब किसी लॉ में लिखा गया है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा तो फिर अलाउ है इसका ITC, नहीं तो ये सब का ITC नहीं अलाउ है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5(b) में। अभी आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5(c) में क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंजम्पशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट व्हेन इट is input service for further supply of works contract service immovable property in the plant and machinery. Immovable property is plant and machinery. Works contract services for construction of immovable property except when it is input service for the further supply of works contract service, या फिर immovable property is plant and machinery. Immovable property is plant and machinery. Works contract services का ITC ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17(5)(c) में। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट व्हेन इट इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्लांट एंड मशीनरी, जो मैं बना रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्लांट एंड मशीनरी है तो भी अलाउ है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5(c) वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सी से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5(c) वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट व्हेन इट इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्लांट एंड मशीनरी, या फिर वो क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है तो भी प्लांट एंड मशीनरी है, या फिर मैं उसको कैसे यूज कर रहा हूँ? इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। मैं किसी और से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया हूँ और फिर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा हूँ, तो जो सामने वाला मेरे से GST चार्ज करेगा फिर मैं इससे चार्ज करूँगा तो वो ITC ले लूँगा। इट इज़ इनपुट सर्विस फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्लांट एंड मशीनरी, मैं जो बना रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्लांट एंड मशीनरी है तो ही ITC अवेलेबल है, नहीं तो ITC ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5(c) में। अभी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5(d) में क्या बोलता है? इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को तो ऑलरेडी अलाउ बोल दिया है।
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे तो भी इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन। इनवर्ड सप्लाई मतलब कुछ भी परचेज किया है। सप्लाईज रिसीव बाय a taxable person for construction of immovable property other than plant and machinery on his own account even when such supplies are used in the course or furtherance of business। चाहे वो यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो भी वो डिसअलाउ हो जाएगा वो ब्लॉक क्रेडिट है। अंडर सेक्शन 17 5D में क्या बोला है? 5D में इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने कोई भी सामान ला के इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा हूँ ऑन हिज ओन अकाउंट इवन व्हेन सच सप्लाईज आर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चाहे मैं वो बिजनेस के लिए ही बना रहा हूँ कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी बना रहा हूँ, समझो ला कर मैंने प्लांट एंड मशीनरी बना रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के जैसा, तो फिर मुझे आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर अदर देन प्लांट एंड मशीनरी में इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। ऑन इट्स ओन इवन व्हेन सप्लाईज आर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5D क्या बोल रहा है? इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी on his own account even when such supplies are used in the course or furtherance of business। अच्छा, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट इवन व्हेन सच सप्लाईज आर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने कुछ खरीद के लाया इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी बार बार बोल रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी है क्या? चलो डेफिनेशन देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus equipment and machinery fixed to earth by foundation। प्लांट एंड मशीनरी मतलब अपार्टर इक्विपमेंट और मशीनरी, कुछ भी चीज़, जैसे कि मेरे कंपनी में कोई मशीनरी आया, कोई इक्विपमेंट आया, मैंने उसको फिक्स टू अर्थ कर दिया, फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सपोर्ट और दैट आर यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड इंक्लूड सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट बट एक्सक्लूड्स। अच्छा, मैंने कोई मशीनरी लाया, उसको फिक्स कर दिया फिक्स टू अर्थ फाउंडेशन के लिए, हमेशा के लिए, या फिर चबूतरा बना के उसको पक्का कर दिया तो वो प्लांट एंड मशीनरी कहलाता है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में 3 चीज़ नहीं आता है प्लांट एंड मशीनरी के स्कोप में। लैंड बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइप लाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेज। इसका शॉर्टकट की क्या है? तेल लगाओ पाइप बना के, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइप से याद आया पाइप लाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। ये भी प्लांट एंड मशीनरी के स्कोप में नहीं आता है। मतलब अगर इसको मैंने बनाया तो इस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन टावर, लैंड एंड बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर, लैंड और बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर मैंने करवाया तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ पॉइंट दिया हुआ है। Any goods or services or both used for providing the construction services or works contract services shall be eligible for ITC। Any goods or service or both used for providing the construction service or works contract service shall be eligible for ITC। Any goods or services or both used for providing the construction service or works contract service shall be eligible for ITC since the construction result in immovable property which is not leviable to GST। therefore other than for providing the construction service or works contract service
एनी गुड्स और सर्विस यूज इन कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर आईटीसी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी के भी स्कोप में 3 चीज़ नहीं आता है, लैंड एंड बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड pipeline laid outside the factory premises. But if any person has used any of the goods or goods for construction installation of any plant and machinery for his business, then he shall be eligible for ITC of GST paid on goods used in construction installation of such plant and machinery. अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन का भी डेफिनेशन दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन और अल्टरेशन और रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द said immovable property. It means if any input or input services are used for repairing of immovable property which is revenue in nature, that is not capitalized in the books of accounts, then ITC of GST paid on such input and input services shall be available to registered person. कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन और अल्टरेशन और repair to the said immovable property. It means if any input or input services are used for repairing of immovable property which is a revenue expenditure in nature, not capitalized in the books of account, then ITC of GST paid on such input and input services shall be available to the registered person. अभी ब्लॉक क्रेडिट में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5E आ गया। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5E में क्या बोल रहा है? इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम अंडर द कंपोजिशन स्कीम। इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, मतलब कंपोजिशन स्कीम वालों को ITC नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक क्रेडिट में आता है, ई में आता है। सेक्शन 17(5)(e), सेक्शन 17(5)(e) में क्या आता है? कंपोजिशन स्कीम इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम। तो एफ में क्या आता है? एफ में आता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब फॉरेनर। एफ से फॉरेनर हो गया। फॉरेनर मतलब इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो अंडर सेक्शन 17(5)(f) में ब्लॉक क्रेडिट हो जाता है इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय नॉन टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम। अभी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5G में क्या आता है? गुड्स एंड और सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5G में पर्सनल कंजम्पशन आता है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5G में क्या बोल रहा है? गुड्स एंड और सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन ITC नॉट अलाउड। अभी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5H में क्या आ रहा है? गुड्स दैट आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। तो एच में आ जाता है। एच में क्या आता है? सेक्शन 17 सब सेक्शन 5H में आ जाता है गुड्स दैट आर सोल्ड, गुड्स दैट आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। अभी लास्ट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5I टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129 एंड 130। सेक्शन अंडर सेक्शन 74, 129 और 130। 74, 129, 130 relating to tax paid such as evasion of taxes upon detention of goods or conveyance in transit towards redemption of confiscated goods or conveyance। तो फिर इसका ITC नहीं मिलेगा। क्या क्या? सेक्शन 74 से 129 एंड 130। सेक्शन 74 इवेजन ऑफ टैक्सेस, सेक्शन 129 डिटेंशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस इन ट्रांसिट, सेक्शन 130 रिडेम्पशन ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स और कन्वेंस। ये सब पे अगर GST दिया हुआ है तो ये सारे गुड्स पे भी ITC नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5I में 74, 129, 130 तीन चीज़ आता है।
evasion of taxes, detention of goods or conveyance in transit, or redemption of confiscated goods or conveyance। अच्छा, अभी हम लोग क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे। कुछ गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिए हुए हैं, वो क्लैरिफिकेशन अभी पढ़ेंगे। क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, वेदर मोल्ड्स एंड डाइज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर दैट आर सेंट free of cost to component manufacturer is leviable to tax, and whether original equipment manufacturer are required to reverse input tax credit in this regard। तो molds and dies owned by, इसका आंसर क्या दिया है? molds and dies owned by original equipment manufacturer which are provided to component manufacturer on free of cost basis does not constitute a supply, as there is no consideration involved. Further, since the molds dies are provided on free of cost basis by original equipment manufacturer to the component manufacturer in the course or furtherance of business, there is no equipment for reversal. There is no requirement for reversal of input tax credit availed on such molds and dies by original equipment manufacturer। तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो दिया हुआ था सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ऑन सच मोल्ड्स एंड डाइज बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बिकॉज इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी और क्लैरिफिकेशन क्या है? फ्री सैंपल एंड गिफ्ट्स। फ्री सैंपल एंड गिफ्ट्स में क्या है? सैंपल विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट without any consideration do not qualify supply under GST except where the activity falls within the ambit of Schedule 1 of the said Act। मतलब अगर फ्री सैंपल दिया तो जब तक के शेड्यूल 1 में सप्लाई नहीं होगा तब तक का उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, और जब सप्लाई ही नहीं है तो फिर आईटीसी लेने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं सैंपल विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई सप्लाई अंडर जीएसटी एज पर सेक्शन 17(5)(h)। ITC shall not be availed in respect of goods lost, stolen, destroyed, written off, or disposed of by way of gift or free sample। Thus, it is clarified that input tax credit shall not be available to supplier on input or input services or capital goods to the extent they are used in relation to gift or free sample distributed without any consideration। However, where the activity for distribution of gift or free sample falls within the scope of supply on the account of provision contained in Schedule 1 of GST Act, the supplier would be eligible to avail ITC। मतलब ये कि अगर सप्लाई रहेगा, अगर वो सप्लाई बनता है मतलब बिजनेस रिलेटेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो ITC ले सकता है, नहीं तो नहीं लेगा। अच्छा, एक और क्लैरिफिकेशन आया है बाय वन गेट वन फ्री के ऊपर। बाय वन गेट वन जो शॉप पे ऑफर आता है उसके ऊपर आया है। इन दिस टाइप ऑफ ऑफर, बाय वन गेट वन ऑफर, नो सप्लाईज आर मेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इन दिस टाइप ऑफ केसेज 2 or more individual supplies are made at the single price। It can at best be treated as supplying 2 or more goods for the price of one। मतलब ये बोल रहा है कि उसको एक ही प्राइस ट्रीट करेंगे कि वो प्राइस पे 2 चीज़ बेच रहा है। Taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is composite supply or mixed supply, and the rate of tax shall determined as per Section 8 of CGST Act। Section 8 क्या है? वो composite supply और mixed supply। It is also clarified that ITC shall be available if the supplier for
input services and capital goods used in relation to supply of goods or services or both। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि वो पहली बार तो सप्लाई ही होता है, उसको खाली 2 गुड्स का एक प्राइस देके वो बेचता है, इसलिए उसको अलाउ हो जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट इंक्लूडेड बाय मोर सेव मोर, बाय मोर सेव मोर ऑफर। डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर में, बाय मोर सेव मोर के केस में क्या होगा भैया? इट इज़ क्लैरिफाई दैट डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर टू कस्टमर shall be excluded to determine the value of supply provided they satisfy the parameter laid down in subsection 3 of section 15। मतलब सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में जो इंक्लूडिंग द रिवर्सल ऑफ ITC बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज एट्रीब्यूटेबल टू डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द सप्लायर। इट इज़ फर्दर क्लेरिफाइड दैट द सप्लायर शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल ITC फॉर सच इनपुट सर्विसेज एज एंड कैपिटल गुड्स यूज इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज और बोथ ऑन डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर। बाय मोर सेव मोर में भी ITC ले सकते हैं। सेकेंडरी डिस्काउंट, देयर आर डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और offered after the supply is already over. In these cases, financial or commercial credit can be issued by the supplier having no impact over GST liability. It is further clarified that such secondary discount shall not be excluded while determining the value of supply. Such discounts are not known at the time of supply and condition laid down in section 15 subsection 3 clause B. There is no impact on availability or otherwise of ITC in the hands of supplier in this case। अच्छा, अभी हम लोग फटाफट रिवाइज करेंगे पूरा सेक्शन 16, सेक्शन 17 और रूल 86A और रूल 86B। इतना बड़ा पूरा हम लोग सेक्शन 16, 17, रूल 86A, रूल 86B पूरा रिवाइज करेंगे। तो सेक्शन 16(1) से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 बोलता है एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग ITC। एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ITC will be available on goods and or services which are used or intended to be used in the course or furtherance of business। अभी सेक्शन 16(2)A रीड विथ रूल 36 ऑफ CGST रूल 2A में क्या बोलता है? ITC कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: invoice issued by supplier of goods or services, invoice issued by recipient and invoice received by supplier of goods or services, invoice issued by recipient in case of reverse charge, debit note issued by supplier, bill of entry under Custom Act, revised invoice document issued by input service distributor, document on the basis of which ITC is being taken should have all the relevant particulars as prescribed in rule 46 of CGST rule। If documents does not contain all specified particulars but contain at least following 5 details, जिसका शॉर्टकट की क्या है? टोटल GST PAD पेड, टोटल GST पेड। तो टोटल से क्या हो गया? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। GST से क्या हो गया? GSTIN ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट। P से क्या हो गया? प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। A से क्या हो गया? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज। D से क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2B में क्या बोलता है? पर्सन टेकिंग द ITC मस्ट हैव रिसीव द गुड्स एंड और सर्विसेज, मस्ट हैव रिसीव्ड
अच्छा, बिल टू शिप टू मॉडल के केस में, अंडर बिल टू शिप टू मॉडल गुड्स आर डिलीवर्ड टू द थर्ड पार्टी ऑन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who purchases the goods from the supplier. It would be deemed that the registered person has received the goods. अभी सेक्शन 16 सब सेक्शन 2C, GST should actually have been paid to government on the goods and or services for which ITC is being taken. सेक्शन 16 सब सेक्शन 2D, registered person taking ITC must have filed his return under section 39. अभी आता है रूल 36(4). रूल 36(4) input tax credit to be availed by registered person in respect of invoices or debit note, the details on which have not been furnished by the supplier under section 37(1) in form GSTR1 or using invoice furnishing facility shall not exceed 5% of the eligible credit available in respect of invoices or debit note, details of which have been furnished by supplier under section 37(1) in form GSTR1 or using the invoice furnishing facility. अच्छा, फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया 36(4) के रिलेटेड 5 पॉइंट है क्लैरिफिकेशन में। रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC इज इम्पोज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इनवॉइसेज और डेबिट नोट डिटेल्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1) एंड विच हैव नॉट बीन फर्निश्ड but taxpayer may avail full ITC in respect of IGST paid on import documents issued under RCM credit received from ISD. तो import RCM और ISD which are outside the ambit of 37(1) section 37(1). restriction imposed is not supplier wise. रिस्ट्रिक्शन, अच्छा, रूल 36(4) में जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है 5% वाला, कि जो बिल नहीं अपलोड है उस पर 5% तक का ही 5% तक का ही ITC ले सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इन सप्लायर वाइज क्रेडिट अवेलेबल under rule 36(4) is linked to the total eligible credit for all supplier against all supplies whose goods have been furnished by the supplier. Calculation would be based on only those invoices which are otherwise eligible for ITC. Amount of input tax credit, amount of ITC in respect of invoices or debit note whose details have not been furnished by a supplier shall not exceed 5% of eligible input tax credit available. Balance ITC may be claimed by taxpayer in any of the succeeding month if invoices are furnished by supplier. अभी आता है सेक्शन फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 गुड्स रिसीव इन लॉट्स ITC अवेलेबल ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। अभी आता है फिर सेकेंड प्रोविजन टू 16(2) रीड विथ रूल 37 पेमेंट फॉर इनवॉइसेस टू बी मेड विद इन 180 डेज। 180 डेज का लिमिट RCM के केस में नहीं लगता है। फिर आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 इफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन GST कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स देन ITC नॉट अलाउड। फिर आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 यह क्या बोलता है, ITC ऑन इनवॉइसेज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर और डेबिट नोट पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर can be availed any time till the due date of filing of return of the month of September or of the succeeding financial year or actual date of filing of annual return whichever is earlier. फिर आता है तेरा रूल 86A कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कंडीशन क्या क्या है?
commissioner or officer authorized by commissioner not below the rank of assistant commissioner having reason to believe that credit of input tax availed in electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible. The credit of input tax has been availed on strength of tax invoice or debit note or any other document prescribed under Rule 36 issued by registered person who has been found non-existent or not to be continued any business from any place for which registration has been obtained or without receipt of goods or services or both. Credit of input tax has been availed on strength of tax invoice or debit note or any other document prescribed under Rule 36 in respect of supply tax charge in respect of which has not been paid to government. Registered person availing credit of input tax has been found non-existent or not to be conducted any business from any place for which registration has been obtained. Registered person availed any credit of input tax is not in possession of tax invoice or debit note or any other document prescribed under Rule 36. मतलब उसके पास इनवॉइस ही नहीं है और उसने आईटीसी ले लिया है तो क्या करेगा, उसको रोक सकता है कमिश्नर और ऑथराइज बाय कमिश्नर. अच्छा, कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर अंडर रूल 86A1 में upon being satisfying that condition for disallowing debit of electronic credit ledger as above or no longer exist, allow such debit. Restriction shall cease to have effect after the expiry of period of 1 year from the date of imposing such restriction. Rule 86B. Restriction on use of amount available in electronic credit ledger. Restriction. A registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of tax liability. In case where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeding rupees 50 lakh 50 lakh 50 lakh, provided that the said restriction shall not apply to the following cases: person or proprietor or karta or the managing director or any of the two partners, any of its two partner, whole-time director, member of managing committee of association or board of trustee have paid more than rupees 1 lakh as income tax under the Income Tax Act 1961 in each of the last 2 financial year, for which time limit to file return of income under section 139(1). A registered person has received a refund of more than rupees 1 lakh in the preceding financial year on the account of utilized input tax credit under first proviso to section 54(3)(1). फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 54(3)(1) में क्या आता है? जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. रजिस्टर्ड पर्सन has received a refund amount of more than rupees 1 lakh in the preceding financial year on the account of unutilized input tax credit under first proviso to section 54(3)(2). seizes under section 54(3)(2) इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला मोर देन 1 लाख रिफंड लिया है, और जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले ने 1 लाख का रिफंड लिया है, मोर देन 1 लाख का,
और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, मोर देन 1 लाख का रिटर्न मोर देन 1 लाख का पेमेंट किया है इनकम टैक्स में, तो फिर उसको 99% वाला नहीं लगेगा, लिमिट नहीं लगेगा। अच्छा, नंबर चौथा में क्या आता है, रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। 1%, 1 लाख 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब तीन ऊपर के तीन में 1 लाख 1 लाख 1 लाख, मोर देन 1 लाख मोर देन 1 लाख मोर देन 1 लाख, और चौथा केस में मोर देन 1%, एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप टू द said month in the current financial year, और रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी और स्टेचुटरी बॉडी। कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर इन दिस बिहाफ में रिमूव restriction after verification or safeguard as he may deem fit। सेक्शन 17(5) का अभी फटाफट रिवीजन। सेक्शन 17(5) सबसेक्शन ए, मोटर व्हीकल आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल अगर अप टू 13% है तो नहीं मिलेगा, और अप टू 30% सीटिंग कैपेसिटी है तो नहीं मिलेगा आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल एक्सेप्ट आर यूज फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज: further supply of motor vehicle, transportation of passenger, imparting training on driving motor vehicle, imparting training on driving of motor vehicle। अच्छा, और फिर क्या आता है सेक्शन 17(5) आईटीसी ऑन वेसल एंड एयरक्राफ्ट में भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करना चाहिए, फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करना चाहिए उसी वेसल और एयरक्राफ्ट से, और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेशन ऑफ वेसल, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन सप्लाई ऑफ सच एयरक्राफ्ट। अच्छा, सेक्शन 17(5) और B(1) में क्या बोला है कि भैया जब तुम्हें गाड़ी ही नहीं उसका मिल रहा है तो उसका सर्विस भी नहीं मिलेगा आईटीसी। जब गाड़ी का ही सर्विस नहीं मिल रहा है तो फिर उसके सर्विस का भी नहीं मिलेगा। तो जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस और लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट का भी नहीं मिलेगा। और फिर आता है आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड ऑन सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5(b) फूड एंड बेवरेजेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस यार्ड सर्विस है, एक्सेप्ट अगर मिल सकता है व्हेन इनवर्ड सप्लाई ऑफ दीज इज यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी और एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ ऑन वैकेशन ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन और होम ट्रैवल कंसेशन पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट बोल दे तो भैया चलो ठीक है ले लेना आईटीसी। अच्छा, दूसरा फिर आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5(c) वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट व्हेन it is input service for further supply of works contract। immovable property is plant and machinery। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन बताया है। प्लांट एंड मशीनरी मीन्स अपार्चर इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू द अर्थ फाउंडेशन। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को नहीं माना जाता है लैंड बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर और पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेज, तो इसको प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाता है। फिर आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5(d) इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट इवन व्हेन
सच सप्लाई आर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर आता है तेरा सेक्शन 17 सब सेक्शन 5E में क्या बोलता है, इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम, तो नहीं मिलेगा ITC। इनवर्ट सप्लाईज रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5F के अंदर इसको ब्लॉक क्रेडिट बोलेंगे। फिर आता है गुड्स एंड और सर्विसेज रिसीव फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो इसका भी ITC नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5G। फिर आता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5H गुड्स दैट आर लॉस्ट। H में क्या आता है, गुड्स दैट आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, ITC नहीं मिलेगा। फिर आता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5I लास्ट है ये, टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74 129 एंड 130 नहीं मिलेगा ITC। 74 इवेजन ऑफ टैक्स, 129 डिटेंशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस इन ट्रांसिट, 130 रिडेम्पशन ऑफ कॉन्फिस्केटेड और गुड्स और कन्वेंस। फिर दो तीन तेरा क्लैरिफिकेशन आया था कि owned by original molds and dies owned by original equipment manufacturer that are sent free of cost to the component manufacturer. There is no requirement of reversal of ITC availed on such molds and dies by OEM। ख़त्म हो गया, पूरा गला भी बैठ गया आज।